नासा के कई ओरिजिनल टेप्स और ब्लूप्रिंट्स आज खो गए हैं। क्या नासा ने जानबूझकर एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया? एक फोटो में एक पत्थर पर सी लिखा हुआ दिखता है, जैसे कि कोई मूवी प्रॉप हो। 20 जुलाई 1969 पूरी दुनिया की निगाह एक ही चीज पर टिकी थी, टीवी स्क्रीन और वीडियोस पर। 3,80,000 किलोमीटर दूर एक इंसान ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट को लेकर आज भी इतने सवाल क्यों थे? क्या वाकई साइंस की सबसे बड़ी कामयाबी थी, या फिर हॉलीवुड के किसी स्टूडियो में शूट किया गया एक एलोबरेट सेट? पिछले 50 सालों से ज्यादा वक्त बीत चुका है, मगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज भी खत्म नहीं हुई। कुछ लोग इसे ह्यूमनिटी का सबसे बड़ा झूठ मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मिशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे, लोगों के डाउट्स, नासा के फैक्ट और उस दौर के जियोपॉलिटिक्स के पीछे का असली सच। बिना किसी बायस के हम सिर्फ लॉजिक और एविडेंस की बात करेंगे। So let's start. इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें 1960s के उस दौर में जाना होगा जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये सिर्फ मिलिट्री कंपटीशन नहीं था, बल्कि एक टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी की जंग थी, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। इस कोल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा हिस्सा था द स्पेस रेस। सोवियत यूनियन ने 1957 में स्पुतनिक लॉन्च करके स्पेस में पहली जीत हासिल कर ली थी। फिर 1961 में यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। उन्हें लग रहा था कि वो पीछे छूट रहे हैं। इसी प्रेशर में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में एक अनाउंसमेंट किया, जो उस वक्त नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने कहा कि इस डिक्टेट के खत्म होने से पहले अमेरिका एक इंसान को मून पर भेजेगा और उसे सेफ वापस लेकर आएगा। यहीं से अपोलो 11 मिशन की बुनियाद रखी गई। ये सिर्फ साइंस का मिशन नहीं था, बल्कि अमेरिका की इज्जत का सवाल था। उन्हें हर हाल में रशिया को हराना था, मगर ये आसान नहीं था। अपोलो मिशन कोई एक दिन का काम नहीं था। इसके पीछे सालों की रिसर्च और हजारों नाकामयाबियां थी। नासा ने अपोलो 1 से लेकर अपोलो 10 तक कई टेस्ट किए। 1967 में अपोलो 1 के टेस्ट के दौरान भयानक हादसा हुआ, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई। इस ट्रेजेडी ने नासा को हिलाकर रख दिया, लेकिन मिशन नहीं रुका। 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न वी रॉकेट लॉन्च हुआ। यह अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट था, जिसकी ऊंचाई लगभग 36 फ्लोर्स के बिल्डिंग के बराबर थी। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स सवार थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। 4 दिनों के सफर के बाद 20 जुलाई को लूनार मॉड्यूल ईगल कमांड मॉड्यूल से अलग हुआ। माइकल कॉलिंस ऊपर ऑर्बिट में रहे, जबकि आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चांद की सतह की तरफ बढ़े। जब ईगल लैंड कर रहा था, तब एक टेक्निकल एरर आया और फ्यूल खत्म होने वाला था, लेकिन आर्मस्ट्रांग ने मैनुअली कंट्रोल संभाला और सेफली लैंड किया। अगले कुछ घंटों में आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा और उनके पीछे एल्ड्रिन आए। उन्होंने वहां तकरीबन 2 घंटे बिताए, सैंपल्स कलेक्ट किए, अमेरिकन फ्लैग लगाया और फिर वापस धरती की तरफ रवाना हो गए। 24 जुलाई को वो पैसिफिक ओशन में सेफली लैंड कर गए। एक नामुमकिन सपना सच हो चुका था, लेकिन रुकिए, अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो अपोलो 11 मिशन को अंजाम देना किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1969 में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी बेसिक थी कि आज आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, वो उस वक्त के नासा के कंप्यूटर से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। इस मिशन में लगभग 4 लाख लोगों ने काम किया था, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, सिम्स्टेसिस्ट और यहाँ तक के क्लीनर्स भी। नासा का बजट उस वक्त के अमेरिका की जीडीपी का 4% तक पहुंच गया था। इतने बड़े स्केल पर इतने लोगों के साथ मिलकर काम करना और सीक्रेट रखना, अगर ये सब फेंकता तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती। नासा ने चांद से लगभग 22 किलोग्राम रॉक्स और मिट्टी वापस लाई थी। इन सैंपल्स को दुनिया भर के साइंटिस्ट को दिया गया था रिसर्च के लिए। ईयर ऑफ धरती पर मिलने वाले किसी भी चीज से अलग है, क्योंकि इनमें वॉल्केनिक एक्टिविटी और स्पेस रेडिएशन के निशान है, जो सिर्फ मून पर ही हो सकते हैं। लेकिन मिशन सक्सेसफुल होने के बाद क्या हुआ? उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए अपोलो मिशन एक पॉलिटिकल टूल था। उन्हें दुनिया को दिखाना था कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी कम्युनिज्म से बेहतर है। इसके लिए उन्होंने बेइंतहा पैसा खर्च किया, लेकिन जब मिशन पूरा हो गया तो धीरे धीरे फंडिंग कम होने लगी। 1972 में अपोलो 17 के बाद नासा ने मून मिशन बंद कर दिए। इसका मेन रीजन था हाई कॉस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट का कम होना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर अमेरिका ने 1960s में मून लैंडिंग कर ली थी, तो फिर आज 50 साल बाद हम दोबारा वहाँ क्यों नहीं जा पा रहे? क्या उस वक्त टेक्नोलॉजी सच में इतनी एडवांस थी, या फिर गवर्नमेंट ने सिर्फ दिखावे के लिए ये सब किया? लोग कहते हैं कि अगर हम तब जा सकते थे तो आज वहाँ कॉलोनी होनी चाहिए थी। यह स्केप्टिसिज्म इसलिए पैदा होता है क्योंकि सिस्टम अक्सर ट्रांसपेरेंट नहीं होता। हर बड़े सिस्टम में कमियां होती है और अपोलो मिशन भी परफेक्ट नहीं था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अक्सर कुछ टेक्निकल गैप्स की तरफ इशारा करती है।
सबसे बड़ा गैप है व्हेन एलियन रेडिएशन बेल्ट। धरती के चारों तरफ रेडिएशन की एक लेयर होती है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस रेडिएशन से गुजरना इंसानों के लिए डेडली हो सकता है। लोग पूछते हैं कि 1969 की प्रिमिटिव शील्डिंग के साथ एस्ट्रोनॉट्स इससे कैसे बच गए। दूसरा गैप है टेक्नोलॉजी का डॉक्यूमेंटेशन। नासा के कई ओरिजिनल टेप्स और ब्लूप्रिंट्स आज खो गए हैं। जब इतनी बड़ी हिस्टोरिकल अचीवमेंट की बात हो तो इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। इस तरह की गलतियां ही लोगों के मन में शक पैदा करती है। लेकिन क्या नासा ने जानबूझकर एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था? अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वो कॉन्ट्रडिक्शन जो थ्योरीज को जन्म देते हैं। पहला पॉइंट, द वेविंग फ्लैग। चांद पर हवा नहीं है तो फिर अमेरिकन फ्लैग लहराता हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? नासा का एक्सप्लेनेशन है कि फ्लैग एयर शेक रोड पर था और जब एस्ट्रोनॉट्स ने उसे लगाया तो मूवमेंट्स की वजह से वो हिल रहा था, लेकिन स्केप्टिक्स इसे नहीं मानते। दूसरा पॉइंट, द शैडोज। फोटोज में देखा जा सकता है कि शैडोज अलग अलग डायरेक्शन में है। अगर सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट है, सूरज, तो शैडोज पैरेलल होनी चाहिए। थ्योरीज कहते हैं कि ये स्टूडियोज लाइट की वजह से हुआ। तीसरा पॉइंट, नो स्टार्स। चांद की किसी भी फोटो में बैकग्राउंड में सितारे क्यों नहीं दिखते? स्पेस तो सितारों से भरा होना चाहिए। इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लूनर सरफेस इतनी ब्राइट थी कि कैमरा के एक्सपोजर सेटिंग ने फ्रेंड स्टार को कैप्चर नहीं किया। चौथा पॉइंट, द सी रॉक। एक फोटो में एक पत्थर पर सी लिखा हुआ दिखता है, जैसे कि कोई मूवी प्रॉप हो। नासा ने इसे बाद में एक फिल्म हेयर या प्रिंटिंग एरर बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था द कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट। अगर अमेरिका ने झूठ बोला होता तो सोवियत यूनियन ने उसे एक्सपोज क्यों नहीं किया? वो तो दुश्मन थे, उनके पास ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी थी। अगर वो चुप रहे तो क्या इसका मतलब ये था कि लैंडिंग सच थी? मून लैंडिंग सिर्फ एक साइंटिफिक इवेंट नहीं थी, इसने ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक गहरा असर छोड़ा। इसने दिखाया कि इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है, लेकिन इसने पोस्ट ट्रूथ एरा की भी शुरुआत की। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ इंटरनेट पर मिस इन्फॉर्मेशन और थ्योरीज बहुत जल्दी फैलती है। जब लोगों का गवर्नमेंट पर भरोसा उठ जाता है, जैसे वियतनाम वॉर या वारगेट स्कैंडल के वक्त हुआ था, तो वो हर बड़े सच को शक की निगाहों से देखते हैं। अपोलो 11 की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज असल में डिस्ट्रूथ का सिंबल है। ये दिखाता है कि फैक्ट्स और साइंस से ज्यादा लोग नैरेटिव्स पर यकीन करते हैं। अगर एक बड़ा तबका आज भी ये मानता है कि हम चांद पर नहीं गए, तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन और कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है। इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों साइड्स के पास अपने अपने आर्गुमेंट्स है। एक तरफ हजारों साइंटिस्ट की मेहनत, लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर से ली गई चांद की लेटेस्ट फोटो जहां आज भी लैंडिंग साइट के निशान दिखते हैं और मून रॉक्स का फिजिकल एविडेंस है। दूसरी तरफ वो सवाल है जो लॉजिकल लगते हैं मगर साइंस उन्हें एक्सप्लेन कर देती है। सवाल ये नहीं है कि हम चांद पर गए थे, सवाल ये है कि हम सच हो कैसे देखते हैं। क्या हम सिर्फ वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं? इंसानी फितरत अजीब है। हम सितारों तक पहुंचने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा करने की हिम्मत अक्सर खो देते हैं। अपोलो 11 हमें याद दिलाता है कि एक्सप्लोरेशन में खतरा है, खर्चा है और कोशिश भी, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है अनआंसर्ड क्वेश्चन को इग्नोर करना। आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई 1969 में चांद पर गए थे या फिर ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा इल्यूजन था? सोचिए और कमेंट करिए।